नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हर बार आपको बोलता हूं वीडियो के एंड में कि मुझे कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। तो आज मेरे पास 3 कमेंट आए हैं मेरे सब्सक्राइबर के, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कमेंट किए, मैं उन सवालों के जवाब जो आपने पूछे हैं सटीक जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो 3 सवाल है, सबसे पहले वो बता देता हूँ आपको कि सब्सक्राइबर ने क्या सवाल पूछे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी का भी, क्या किसने क्या पूछा है, लेकिन मैं उन सवालों के पूरे पूरे सटीक जवाब देने की कोशिश करूंगा और उस पर ही ये वीडियो लेकर आया हूँ आज, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल है वो तो पूछा है, फैमिली पेंशनर्स को क्या मिलेगा 2015 वाले, जैसे जो 2015 में रिटायर हुए हैं फैमिली पेंशन, यानी कि इफेक्टिव डेट 2017 से पहले, तो उनको क्या मिलेगा थर्ड पिलर से लागू होने के बाद। ये इसका भी यहाँ पर जवाब दूंगा एकदम सटीक तरीके से। उसके बाद एक और सवाल पूछा है, सर बीएसएनएल की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी, सबको पता है, ठीक है। उस समय बीएसएनएल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि पीएसयू के अंतर्गत आता था और दूरसंचार विभाग डोट ने एक विकल्प दिया था, यानी कि एक ऑप्शन दिया था कर्मचारियों को कि डोट से बीएसएनएल में स्वेच्छा से स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों को औद्योगिक महंगाई भत्ता यानी कि आईडीए, उच्च वेतन और अन्य लाभ मिलेंगे। यानी कि बीएसएनएल कंपनी बनी तब यहाँ पर उनको एक ऑप्शन दिया गया कि आप एक काम करिए, डोट में से बीएसएनएल कंपनी में चले जाइए, वहां पर आपको उच्च वेतन के साथ बहुत सारे और अन्य बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। हालांकि वे अब न तो केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे और न ही डोट के कर्मचारी, बल्कि बीएसएनएल एक पीएसयू के अंतर्गत आते हैं। इन लाभों के कारण 90% कर्मचारी बीएसएनएल में स्थानांतरित हो गए थे, यानी कि उन्होंने देखा कि बीएसएनएल एक तरह की कंपनी है और वो प्लस पॉइंट पे जाएगी तो हमको हाई रेवेन्यू मतलब अमाउंट भी अच्छा मिलेगा सरकारी कर्मचारियों की तुलना में, ठीक है। तो वो 90% कर्मचारी, 100 में से 90% कर्मचारी चले गए थे बीएसएनएल में, ठीक है, और 10% कुछ रह गए थे जिनको जरूरत थी सरकारी नौकरी की, ठीक है, या फिर वो स्थानीय वहीं के लोकल लोग होंगे जो काम करना चाह रहे होंगे, ठीक है। हालांकि कुछ कर्मचारी बीएसएनएल में शामिल नहीं हुए और डोट में ही रहे, ठीक है, डोट में ही रहे। उन कार्यरत डोट कर्मचारियों की बात कर रहा हूं जो बीएसएनएल में काम करने के बावजूद अभी भी केंद्र सरकार के अधीन है, ठीक है। उन्हें अभी तक 7वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के लाभ नहीं मिले हैं। क्या यूनियन ने इससे रोक रखा है? तो मुझे लगता है ये सवाल आपने पहले भी पूछा था, ठीक है, या फिर मैं पूरी तरीके से उस सवाल को समझ नहीं पाया और मैंने वीडियो में इसका जवाब भी दे दिया था आपको। जवाब से आपको संतुष्टि नहीं मिली तो आपने फिर से सवाल पूछा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से सवाल पूछने के लिए। तो मैं इस पर जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, इस बार समझ के जवाब दूंगा, ठीक है। देखिए, तीसरा सवाल यहाँ पर, नमस्कार सर, मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि फैमिली पेंशन में जो भी पेंशन मिलती है और सेकेंड पीआरसी में मिल रहे 9 साल के बकाया है वह साथ में मिलेगा। मेरी मम्मी का अभी का पेंशन मिल रहा है 14,225 रुपये, मतलब आपकी मम्मी बीएसएनएल में थी, ठीक है, और उनको 14,225 रुपये पेंशन मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिक पे के हिसाब से आपको 9 साल का एरियर मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें मैं अपनी तरफ से क्या जवाब दे सकता हूं आपको, लेकिन मैं पूरी तरीके से सटीक जवाब दूंगा इन तीनों कमेंट्स के, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बीएसएनएल से रिलेटेड थर्ड पीआरसी, 8 पे कमीशन, ठीक है, जो भी है पेंशनर्स, कर्मचारी, सबसे रिलेटेड अपडेट इस चैनल पर यहाँ पर अपलोड करता हूँ मैं, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, आपको पता है मैं जो भी यहाँ पर अपडेट देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट देता हूँ ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट है, डोट कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग यानी कि 7th सीपीसी का लाभ क्यों नहीं मिला, ठीक है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं, यह एक तकनीकी और कानूनी पेश है। जब बीएसएनएल बना तो जो कर्मचारी डोट में ही रह गए थे, जिन्होंने बीएसएनएल में जाने का विकल्प नहीं चुना, यानी कि 10% कर्मचारी, ठीक है, उन्हें डोट कर्मचारी ही माना जाता है। कायदे से उन्हें 7 सीपीसी का लाभ मिलना चाहिए था, जैसा कि अन्य केंद्र सरकारी कर्मचारियों को मिला है, ठीक है। अब यूनियन की भूमिका देख लेते हैं। देखिए, अक्सर यह धारणा होती है कि यूनियन ने इसे रोका है, ठीक है, लेकिन असलियत में मामला यह है कि बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति और वेतन संशोधन यानी कि वेज रिवीजन के नियमों में फंसा हुआ है, ठीक है। मतलब देखिए, जो आपने बोला कि यूनियन ने क्या इसको रोक रखा है, तो वो ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर दिक्कत कुछ और भी है, जैसे कि वेज एग्रीमेंट जो कि पे रिवीजन है वो रुका हुआ है, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के कारण रुका हुआ था, ठीक है, मतलब रुका हुआ है, अभी भी रुका हुआ है, पेंडिंग है। तो वो
इसी की वजह से, इसकी वजह से भी हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि यूनियन ने रोका है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर यूनियन ने नहीं, कुछ और भी दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। अब देखिए दिक्कत कहाँ आ रही है। सरकार ने अक्सर ये तर्क दिया है कि क्योंकि कर्मचारी बीएसएनएल के ढांचे में काम कर रहे हैं, यानी कि बीएसएनएल में काम कर रहे हैं, इसलिए के वेतन और भत्ते बीएसएनएल के प्रदर्शन से जुड़े हैं, ठीक है। हालांकि कानूनी तौर पर डोट कर्मचारी केंद्र सरकार के नियमों के हकदार है, ठीक है। यानी कि कानून के पास अगर जाते हैं हम, तो भैया ये निकल कर आता है कि जो बीएसएनएल के डोट कर्मचारी हैं वो सरकार के नियमों के हकदार हैं। अभी ताजा स्थिति की बात करें तो कई कर्मचारी संगठनों ने इसके लिए कोर्ट केस भी किए हैं। फिलहाल यह मामला सरकार के विचार में है और कुछ हद तक कानूनी प्रोसेस में उलझा हुआ है, ठीक है। यह कहना गलत होगा कि किसी यूनियन ने इसे रोक रखा है, बल्कि वे इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कर्मचारी जो यूनियन से, उन्होंने भी कोर्ट केस वगैरह भी किया है, तो इसमें भी वहां पर पेंडिंग है, ये उलझा हुआ है, काफी उलझा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ये यूनियन ने किया, यूनियन ने इसको रोक के रखा, यूनियन ने नहीं किया। यूनियन तो आपकी यहाँ पर आपका फायदा ही चाहते हैं, जो पेंशनर्स है उनका भी फायदा चाहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि एक तरफ तो पेंशन रिवीजन कोर्ट केस में अटका है और दूसरी तरफ थर्ड पीआरसी की जो फाइल है वो आगे नहीं बढ़ रही, थर्ड पीआरसी अटकी हुई है। तो थर्ड पीआरसी लागू होगी तो आपका पेंशन अपने आप हो जाएगा, या फिर कोर्ट में जो केस चल रहा है वो भी अगर सुलझता है तो पेंशन रिवीजन आपका लागू हो जाएगा 7 सीपीसी के अनुसार, ठीक है। तो दोनों ही जगह यहाँ पर पेंडिंग है, तो इसकी वजह, एक वजह ये भी हो सकती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा, फैमिली पेंशनर्स को क्या मिलेगा थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद, ठीक है। अगर आपकी माताजी, जैसे कि आपने जो कमेंट किया था उसके अनुसार बोल रहा हूं यहाँ पर, अगर आपकी माताजी जो अभी 14,225 रुपए जिनको मिल रहे हैं, यानी कि आपको उनको पेंशन मिल रही है उनकी, ठीक है। ये मान सकते हैं कि छठवें वेतन आयोग यानी कि सीपीसी के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। अब 7 सीपीसी के बाद क्या बदलाव होगा? जैसे ही 7वां वेतन आयोग जो 1 जनवरी 2016 से लागू है, इन कर्मचारियों पर लागू होगा, पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों का तो ऑलरेडी लागू हो चुका है, लेकिन पेंशन रिवीजन वो 7 सीपीसी के अनुसार ही करवाना चाहते हैं। जो डोट के कर्मचारी है 7 सीपीसी के अनुसार ही पेंशन रिवीजन करवाना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वो जैसे ही लागू होगा तो आपको 7 सीपीसी का भी लाभ मिल जाएगा, ठीक है। अब पेंशन की कैलकुलेशन की बात करें तो 7वें वेतन आयोग में पेंशन निकालने के लिए साधारण तौर पर 2.57 का फिटमेंट इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी लागू हो चुका है 2016 में। अभी तो 8 पे कमीशन की बात हो रही है, 8 पे कमीशन भी 1 जनवरी को यहाँ पर इफेक्टिव डेट है, लेकिन अभी कुछ ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं निकली है, तो यहाँ पर 7 सीपीसी ही चल रही है, ठीक है। तो 7 सीपीसी में जो फिटमेंट निकालने का फॉर्मूला है 2.57 है, ठीक है। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी पेंशन, ठीक है। अभी बकाया एरियर की बात करें, अगर सरकार 2016 से इसका लाभ देती है तो पिछले 9 से 10 सालों का पूरा एरियर एक साथ मिलेगा, काफी राशि बड़ी हो सकती है, ठीक है। 2015 की योग्यता और पात्रता की बात करें तो भैया आपने क्या पूछा है, फैमिली पेंशनर्स को क्या मिलेगा 2015 में, ठीक है। यानी कि आपका पहला जो मैंने यहाँ पर कमेंट बताया था उसके बारे में बात हो रही है। नियम ये है, यदि कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान या रिटायरमेंट के दौरान, रिटायरमेंट के बाद हुई है, तो उनकी विधवा, विधुर या पात्र बच्चे, फैमिली इसके हकदार होते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे में अगर लड़की है और शादी नहीं हुई है तो भी इसके हकदार होती है, शादी हो गई है और अपने हस्बैंड से तलाक ले लिया है तो भी इसके हकदार है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसकी चर्चा की है, फिलहाल नहीं करूंगा। तो महंगाई राहत की बात करें, डीआर, ठीक है, 2015 तक 6वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता डीआर काफी बढ़ चुका था, ठीक है। तो इसकी भी राहत मिलेगी। 9 साल का बकाया जो है, अगर आपकी माताजी को अभी भी पुराने स्केल पर पेंशन मिल रही है, ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 2016 से लेकर आज तक का एरियर मिलना उनका हक है, ठीक है। अगर 2026 में यहाँ पर लागू होता है थर्ड पीआरसी, तो यहाँ पर उसका एरियर जो रह गया है उसका फायदा जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। बशर्ते सरकार 7वें सीपीसी को लिए उनके लिए नोटिफाई कर दे, ठीक है। अभी 7वां सीपीसी अगर नोटिफाई हो जाता तो अलग बात है फिर, ठीक है। मैं सब्सक्राइबर को ये तीनों कमेंट से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, आपकी माताजी को जो मिल रही है 14,225 की राशि 7वें वेतन आयोग लागू होते ही लगभग 36 से 40 हजार रुपए की समथिंग हो जाएगी, यानी कि 14,225 की जो पेंशन मिल रही है आज आपको, यहाँ पर 7वां वेतन आयोग यानी कि पेंशनर्स को 7वां वेतन आयोग का
आप चाहते हो, जो भी पेंशनर्स है वो चाहते हैं कि सातवें वेतन आयोग का लाभ मिले उनको। अगर वो कोर्ट केस जीत जाते हैं आप और लागू हो जाता है सातवां वेतन आयोग, तो आपको जो पेंशन है आपकी 36 से 40 हजार के बीच हो जाएगी। ठीक है, अब वो फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है कि 2.57 ही यहाँ पर आपका आधार बनता है या फिर इससे कम या फिर इससे ज्यादा। ठीक है, ज्यादा तो होगा नहीं लेकिन कम हो सकता है। ठीक है, अभी डॉट कर्मचारियों के लिए 7 सीपीसी की लड़ाई अभी भी जारी है। यह मामला पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। ठीक है, तो 7 सीपीसी की लड़ाई वही कोर्ट केस में उलझा मामला, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और सलाह है अपनी तरफ से, आप अपने पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर की कॉपी सुरक्षित रखें और पेंशनर एसोसिएशन में संपर्क करें ताकि इसको वहां से आपको कुछ इससे फायदा मिल सकता है। अभी देखिए यहाँ पर आपका जो आपने मुझे 14,225 का पेंशन बताया था, उस हिसाब से मैं कैलकुलेशन करके भी बता सकता था आपको, लेकिन मैंने डायरेक्ट जानकारी दी है। अगर आप चाहते हो कैलकुलेशन करके बताऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं फिर से। ठीक है, फिलहाल इस जानकारी से रिलेटेड आपने जो सवाल पूछे थे, आई होप आपको उनका जवाब सटीक तरीके से मिल गया होगा। अगर जवाब मिल गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर देना ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही और सटीक है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड और भी आपको कुछ भी डाउट क्वेश्चन वगैरह रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।